उद्धव शतक रत्नाकर जी की काव्य यात्रा का चरम बिंदु सिद्ध होता है और 20वीं शती की ब्रजभाषा की एक असाधारण काव्यात्मक उपलब्धि भी। इसमें निसंदेह रत्नाकर की काव्य कला का उत्कृष्टतम रूप प्रकट हुआ है। जीवन के अंतिम 3 वर्षों में भी रत्नाकर जी की लेखनी ने कुछ कवित्र रत्न अवश्य रचे, परंतु उन छंदों तथा कुछ पूर्व रचित किंतु अप्रकाशित छंदों के विषय में प्रामाणिक जानकारी पूरी तरह उपलब्ध नहीं। इसी दिशा में यही कहना ठीक लगता है कि उद्धव शतक लिखने में रत्नाकर जी ने अपनी कलम तोड़ दी। अंग्रेजी मुहावरा अपनाए तो इसे उनका हंस गान भी कह सकते हैं। रत्नाकर के अन्य महत्वपूर्ण कार्य ये डॉक्टर जगदीश गुप्त के स्वसंपादित उद्धव शतक की भूमिका में उनके कार्य और उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन करते हुए लिखा। उन्होंने सूर, केशव, बिहारी तथा घनानंद के काव्यों का ही नहीं, उनकी भाषा के साहित्यिक एवं व्याकरणिक दोनों पक्षों की बड़ी गहराई से अध्ययन किया और साहित्यिक ब्रज के मानक व्याकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें बिहारी सस्सई उनका मुख्य आधार बनी, कृपाराम का हित तरंगणी, केशव का नक्सिक वर्णन, घनानंद का सुजान सागर और बिहारी सस्सई का जो अनुशीलन उन्होंने प्रस्तुत किया वह आगे के अन्वेषकों के लिए प्रेरक होगा और धीरे धीरे कुछ दूर तक आदर्श भी माना जाएगा। सूर सागर पर उनका कार्य अपूर्ण रह गया, जिसे आगे चलकर नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। दूल्हे का कवि कुल, कंठावरण, ब्रह्मदत्त का दीप प्रकाश, सुंदर कवि का सुंदर श्रृंगार तथा नृप शंभु का नक्शिक, चंद्रशेखर वाजपेयी का हम्बीरहट एवं रस विनोद भी उनके साहित्यिक अनुशीलन एवं परिश्रम की सार्थकता के प्रमाण हैं। सुधा सागर नाम से 1887 में उन्होंने श्रृंगार छंदों का संग्रह किया। इस तरह समस्या पूर्तियों को भी एकत्रित करने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। गणाक्षरी नियम रत्नाकर उनकी अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने गणाक्षरी को कथा एवं प्रवाह की आंतरिक संगतियों को नियमित करने की चेष्टा की। यही नहीं, कुछ विशिष्ट नियमों का अन्वेषण भी किया। इस प्रकार से उनके इस छंद में उनकी कितनी गहरी संशक्ति थी, इसका प्रमाण उद्धव शतक जैसे काव्य में है। यही नहीं, कुछ विशिष्ट नियमों का अन्वेषण भी किया। मुक्तकों में अधिकतर उन्होंने घनाक्षरी छंद का प्रयोग किया। प्रबंध काव्य में रोला छंद का प्रयोग किया। इसके लिए वे नंददास के ऋणी हैं। गंगावतरण काव्य इसका स्पष्ट उदाहरण है। रत्नाकर जी का उद्धव शतक उनकी सारी रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
और साहित्यिक जगत में इसका पर्याप्त सम्मान है। हिंदी के आधुनिक उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में जहां खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों को स्थान दिया गया है, वहीं रत्नाकर जी को उद्धव शतक को अपवाद स्वरूप स्थान दिया गया है। रत्नाकर जी के इस काव्य में के अनुकरण में आधुनिक काल के कवियों ने भी उद्धव शतक के अनुकरण में गोपी उद्धव संवाद पर रचनाएं लिखी। सत्यनारायण कविरत्न के ने प्रयास किया, लेकिन उनके भ्रमर गीत और पवनदूत में ठेठ ब्रजभाषा और देशज शब्दों का प्रचुर प्रयोग मिलता है, जबकि रत्नाकर जी ने ब्रजभाषा का व्याकरण सम्मत प्रयोग किया और उन्हें मानक ब्रजभाषा का मानक ब्रजभाषा का रूप दिया। डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने उनके संबंध में और रत्नाकर जी से तुलना करते हुए लिखा कि सत्यनारायण कविरत्न भाव संपत्ति भी ब्रज प्रदेश की वात्सल्य और श्रृंगार की उन्मुक्त छवि से संयुक्त है। यद्यपि दोनों ही कवि नागर संस्कृति के विरुद्ध ग्रामीण संस्कृति की श्रेष्ठता का उद्घोष करते हैं, पर रत्नाकर की तुलना में सत्यनारायण कहीं आगे है। एक बात और भी है जो कविरत्न को रत्नाकर से अलग करती है, और वह है उन्होंने अपने अनुभव से भ्रमर गीत में ब्रज प्रदेश की दशा का निरूपण करके व्यंजना में से भाव भूमि की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया। अपनी अन्य कविताओं में भी उन्होंने देश के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संघर्ष का चित्रण किया और उससे निरंतर प्रेरणा पाई। एक प्रकार से उनका संकल्प है ब्रज भाषा को पुनर्प्रतिष्ठित करने का था, परंतु उन्होंने दूसरा मार्ग ग्रहण किया। ब्रज साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से कुछ अधिक सफल भी माने जाएंगे, किंतु कवि रूप में जो सौष्ठव, जो परिपक्वता और जो प्रभावात्मकता रत्नाकर जी के काव्य में मिलती है, वह उनमें कम ही लक्षित होती है। ब्रजभाषा के अन्य अनेक कवि जितना रत्नाकर से प्रभावित हुए, उतना सत्यनारायण कविरत्न से नहीं, किंतु कविरत्न का महत्व कम नहीं होता। ब्रजभाषा में के प्रति उनकी संसक्ति रत्नाकर से अधिक नहीं थी। वे स्वच्छंदतावादी प्रकृति की कवि थे, जबकि रत्नाकर को स्वभावतः शास्त्रीय अनुशीलन प्रिय था, अर्थात वो रत्नाकर जी अनुशासन प्रिय थे। रत्नाकर जी ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि ही नहीं, बल्कि ब्रजभाषा के आचार्य भी थे। नागरी प्रचारणी से प्रकाशित होने वाले सूरसागर के संपादन का कार्य भी उन्हें दिया गया। स्वास्थ्य आदि कारणों से वे पूरा नहीं कर सके, उन्हें नंद दुलारी वाजपेयी ने पूरा किया। बिहारी सस्सई का पाठ संपादन और उनकी साहित्यिक टीका भी उन्होंने प्रस्तुत किया। स्वर्गीय जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सस्सई के पाठ को बिहारी रत्नाकर के नाम से गंगा पुस्तकमाला लखनऊ द्वारा प्रकाशित कराया। इसके पूर्व बिहारी सत्सई के कई संपादित संस्करण थे। इनमें से 3 प्रमुख थे। प्रथम संस्करण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संरक्षण में डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रस्तुत किया। इसमें ग्रियर्सन महोदय ने किसी विधि विशेष का अनुसरण न लाते हुए हरजू मिश्र द्वारा तैयार आजमशाही क्रम के आधार पर प्रस्तुत की गई लल्लू लाल की लाल चंद्रिका टीका के पाठ एवं क्रम को स्वीकार किया। द्वितीय प्रमुख प्रयास पंडित पद्म सिंह शर्मा का शास्त्रीय कुटीर दिल्ली से प्रकाश में आया। तीसरा महत्व का प्रकाश लाला भवानी दीन ने बिहारी बोधनी के रूप में किया। यह पुस्तक पाठ्य पुस्तक के रूप में बहुत दिनों तक
विद्यार्थियों से समाप्त विद्यार्थियों में रही। इससे भी सत्सई के पाठ का कोई योग निराकरण न करते हुए, जैसा इस प्रकाशन के नाम से स्पष्ट टीका द्वारा बिहारी के समझे जाने वाले पाठ का बोध मात्र कराया गया।